देखो, एक प्रोग्राम हम लोग शुरू कर रहे हैं, आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। देखो, आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। समझते हैं क्या है पहले। देखो, ये लगभग 15 से 20 दिन का प्रोग्राम होगा। इसमें आप जानेंगे कि मेंस कहते हैं किसको, सिलेबस नहीं बल्कि मेंस किसको कहते हैं, है ना। आंसर किसको कहते हैं, राइटिंग किसको कहते हैं, स्किल क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। ए से क्या होता है यहाँ पर आंसर, ठीक। डब्ल्यू से क्या हो जाएगा हमारा राइटिंग, इसका मतलब हो जाएगा हमारा स्किल, डी का मतलब हो जाएगा डेवलपमेंट, ठीक। और पी का मतलब हो गया प्रोग्राम, ठीक। अब यहाँ समझते हैं कि आखिर यह 5 चीजें होता क्या है। देखो, आंसर को क्या बोलते हैं हिंदी में निखिल, निजेश? उत्तर बोलते हैं। अच्छा, उत्तर कैसा होता है अगर आपसे पूछे हैं? क्वेश्चन के मांग के अनुसार, सवाल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सवाल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक आदमी बोल रहे हैं। और क्या हम हमको तो यहाँ डायग्राम बनाना होगा तो हम इसको मिटा देते हैं। सब लोगों ने लिख लिया होगा तो बताना, हम इसको मिटा देते हैं, है ना। उत्तर को अगर हम देखेंगे नहीं, हमारा आंसर कैसा होना चाहिए, है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको अगर हम क्लासीफाई करें तो उसको दिख रहा है यहाँ तक, उसको हम क्या करेंगे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं या उसको हम बांट सकते हैं, ठीक। जैसे आपने कहा कि क्या बताया है सबसे पहला कि क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार आप कुछ बताएं, उस दिमाग में कैसा होना चाहिए हमारा। सबसे पहला बात होता है कि हमारा उत्तर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हम सबसे पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आप लोगों ने कहा हम उसी को डिस्क्राइब करने का प्रयास करते हैं। यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रश्न की मांग के अनुसार। बहुत अच्छा शब्द है कि हमारा उत्तर कैसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ समझो लीजिए कि क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन पूछने वाला कौन है, क्या बीपीएससी है, यूपीएससी है या अदर पीसीएस है ना। सबसे पहले हम जिस एग्जाम की तैयारी, देखो ये एप्लीकेशन हर पेपर में लागू होगा, चाहे यूपीएससी या कोई भी पेपर हो। सबसे पहले हमको यह ऑब्जर्व करना होगा, समझना पड़ेगा जो ही कि क्वेश्चन जो है पूछने वाला आयोग कौन सा है। चूंकि हम लोग बीपीएससी का मेंस दे रहे हैं, तो बीपीएससी का मेंस दे रहे हैं मतलब क्या कि हमको प्रत्येक उत्तर में बिहार का समावेश करना बहुत जरूरी है। चाहे इतिहास हो, चाहे इतिहास हो, चाहे करेंट अफेयर हो, चाहे हमारा पॉलिटी हो या कोई और सेक्शन हो, ठीक। यूपीएससी में तो थोड़ा डायनेमिक हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो, क्वेश्चन तो बीपीएससी पहले पूछ लिया, तो अगर आपने स्टडी किया होगा किसका, पीवाईक्यू का, तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। इसका क्वेश्चन जो पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछने का जो तरीका है या उसका क्या है डिमांड है, वो 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। समझो ध्यान से, या तो बीपीएससी क्या पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, या क्वेश्चन कैसा पूछता है, डायनामिक क्वेश्चन पूछेगा। कहने का यह मतलब हुआ कि हमारा उत्तर किस पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। या क्वेश्चन कैसा होता है, या तो साधारण सा होगा या तो कैसा होगा, डायनामिक होगा। अगर आप लोगों के पास में कोई क्वेश्चन बैंक है या कोई क्वेश्चन याद है बीपीएससी का, कोई भी क्वेश्चन, उसको डिस्कस करते हैं। कोई किसी के पास है क्वेश्चन बैंक, आप लोगों के पास में है? हाँ है। तो किस सब्जेक्ट का आपको जो इच्छा है ना, जो आपकी श्रद्धा है, वही क्वेश्चन आप उठाइए किसी विषय का, डीआई को छोड़ के, जो डीआई में तो सोल्यूशन करना होता है हमारा, है ना। देखो सीधा सिंपल क्वेश्चन क्या होता है, सिंपल का मतलब कि पाल कला की विशेषताओं का वर्णन करें। सिंपल सीधा सा है, समझ गए सारे बच्चे। पाल कला क्वेश्चन बोलते हैं। हाँ बोलो, पॉलिटिकल बोलो। संविधान और संवैधानिकता के बीच अंतर बताओ। भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में गंभीरता से जांच करें। ठीक है, रुक जाओ। देखो, जैसे सिंपल क्वेश्चन का हमने क्या कहा, सीधे बताया क्या कि पाल कला की विशेषता का क्या करे, वर्णन करे, है ना। वर्णन, विशेषता का क्या करे, वर्णन करे, ठीक। ये सिंपल है कि हमको विशेषता बताना है किसका, पाल कला का। तो जो हमने पढ़ा उसी को लिख देंगे। और ऋतुराज क्वेश्चन बोला है कि संविधान और संवैधानिकता में क्या अंतर है, जरा बताइए। तो यह प्रश्न किसी किताब में मिलेगा आपको सीधे लिखा हुआ, चाहे लक्ष्मीकांत का हो, सुभाष कश्यप का हो, डीडी बसु का हो, ओझा का हो, किसी किताब में मिलेगा आपको।
उसी को बोलते हैं डायनामिक। डायनामिक का मतलब यह होता है जो ही कि जब हमको सोचने पर मजबूर कर दे कौन प्रश्न, उसको बोलते हैं डायनामिक क्वेश्चन। देखते हैं ना किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी कैसा होता है कि सिंपल सा हो गया, कोई पर्सनालिटी अट्रैक्ट करता है, डायनामिक पर्सनालिटी होता है, बोलने में अच्छा होता है, दिखने में अच्छा होता है, पढ़ने में अच्छा होता है, चलने में अच्छा होता है, उसको बोलते हैं डायनामिक पर्सनालिटी। तो एक क्वेश्चन है संविधान और संवैधानिकता में क्या अंतर है, यानी हमको फंसा दिया बीपीएससी। क्या पूछा कि संविधान और संवैधानिकता, संवैधानिकता ये तो पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है हमारा, ठीक, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यह जो होता है यह वही बच्चा बता पाएगा जिसने बारीकी से अध्ययन किया और समझता हो कि संविधान क्या होता है, उसकी मूल भावना को समझता होगा। इतना ही पर नहीं बीपीएससी छोड़ा, आगे पूछता है कि संविधान और संवैधानिकता के बीच में जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ उपदेश दिए, कुछ क्वेश्चन था 63 नहीं ऋतुराज, उसमें पूछा कि उसके संदर्भ में पूछ रहा है। जरा बताओ तो इसका जवाब कोई भी कोचिंग वाला कोई भी किताब आपको दे पाएगा? ये आपको तभी आएगा जब आपका क्या आपने अच्छे से स्टडी किया होगा कि बिल्कुल डायनामिक और खोल करके पढ़ाई करा, खूब अच्छे से पढ़ाई किया होगा, तब इसको बोलते हैं क्या हमको डायनामिक। अब देखिएगा 63वीं बीपीएससी के बाद से जितने भी बीपीएससी का मेंस हुआ है उसका क्वेश्चन उठा के देख लो, चाहे हिस्ट्री का, हिस्ट्री पूछता है पाल कलाम या बौद्ध जी को डाल देता है, महावीर जी को डाल देता है, किसी किताब में आपको मिलेगा सीधे सीधे नहीं मिलता है। वो कहने का यह मतलब हुआ रेशम पीयूष, कहने का यह मतलब हुआ हमारा कि अब जो क्वेश्चन हमारा है 63वीं वाला, 63वीं के बाद से कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, डायनामिक पूछ रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि अब हमको क्या होगा, सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, तब जाकर के हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जवाब का हम दे पाएंगे। तो जब भी आप बीपीएससी का मेंस दीजिएगा तो आपको यह जानना होगा कि क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वह क्वेश्चन का फ्रेमिंग क्या है, या क्या सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है या क्या डायनामिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब तक आप इसको विच्छेद नहीं कीजिएगा तब तक आप उसका आंसर लिखिए नहीं पाइएगा। जैसे आपके पास यह प्रश्न है संविधान और संहिता में क्या अंतर है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि आंसर का जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या लिखना का शुरुआत करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, बांटेंगे कि सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है या डायनामिक क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो यहाँ समझो ध्यान से, 67वीं बीपीएससी का जो मेंस होगा और अभी ऑडिटर का जो मेंस होगा, ये तो ठीक 2800 पे ग्रेड का है, पे स्केल का है। इसमें तो हो सकता है सिंपल क्वेश्चन पूछे, क्योंकि बीपीएससी मानता है कि गरीब पद का पेपर ले रहे हैं हम लोग, 2800 को क्या मानता है। तो हो सकता है कि इस वाले सेक्शन में आपको सिंपल प्रश्न दे दे, लेकिन 67वीं का जो मेंस होगा ना, अब देखिए पीडीएफ में कैसे घुमा के पूछा हुआ है, तो उसका क्वेश्चन कैसा होगा, बिल्कुल डायनामिक होगा। यानी अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि मौलिक अधिकार का चर्चा करो, आपको एक केस देगा, एक केस स्टडी देगा, उस केस स्टडी में आपसे पूछेगा इसमें मौलिक अधिकार का हनन कहाँ हो रहा है। जैसे हो भी देखो एग्जाम्पल बताते हैं, अभी आपके महाराष्ट्र में देख रहे हो कैसे राजनीतिक उथल मचा हुआ है। तो अब क्या होगा, पूछेगा आपसे कि उसमें जो गवर्नर का रोल है वह क्यों फेल हुआ है। आपके उत्तराखंड में 2 बार मुख्यमंत्री बदल गए इलेक्शन के बाद में, क्या स्थिरता आ गई हुई है। अब नहीं पूछेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री का कार्य और शक्ति को लिखे, है ना। आपको क्या करेगा, बिल्कुल इसी को बोलते हैं क्या, डायनेमिक पोर्शन। तो आपको तैयार होना पड़ेगा। ये आपको कहाँ से आएगा, इसके 2 ही सोर्स होते हैं, या तो आप कोई गवर्नमेंट का कोई वेबसाइट देखिए, या फिर जो भी ऑथेंटिक रेलिवेंट मैगजीन्स होते हैं उसको आप पढ़िए। नोट्स किसी का नहीं पढ़ना है, किसी कोचिंग का नोट्स नहीं पढ़ना है। नोट्स में कॉपी पेस्ट किया हुआ होता है और मास्टर को नॉलेज होता नहीं कि कहाँ से तैयार हम करें, वो आपके करियर को खराब कर देगा। जो केस स्टडी होता है गवर्नर का, तो आप डिबेट सुनिए राज्यसभा का, आप डिबेट सुनिए संसद टीवी का, आप डिबेट सुनिए जो बड़े बड़े बीबीसी चैनल है उसका डिबेट सुनिए, जो निष्पक्ष पत्रकारिता करता है उसका डिबेट सुनिए, तब जाकर के आपको एक क्या मिलेगा, एक अच्छा वे मिलेगा कि हम कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे। आई बात समझ में। तो यही हमारा क्या है, जो पहला सेक्शन है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या पहले सिंप्लीफाई करना होगा कि सिंपल क्वेश्चन है या फिर क्या है हमारा डायनामिक क्वेश्चन। देखो बहुत लोग क्या होते हैं, जितना भी दिल्ली पटना यहाँ जगह कोचिंग है ना, वो सीधे बोलता है क्या, लिख देगा कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा है, आप लोग आइए लिखिए। आपको एक क्वेश्चन देगा, आपको लिख करके वहाँ देना होगा। जब तक आप नहीं समझिए कि भाई यह क्वेश्चन को हम तोड़े कैसे आप लिख पाइएगा उसके आंसर को, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा हमने उसको वर्क करा, हम पहले भी वर्क करते हैं ताकि आपको तोड़ के समझ जाए कि हमको कहाँ काम करना है। तो आंसर लिख लीजिएगा आराम से। अभी आपका 4-5 दिन ऐसे ही लेक्चर चलेगा, लिखना आपको हो जाएगा 8 महीनों से लेक्चर लिखना शुरू करेंगे, है ना। देखो पहला में हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं क्या कि अकॉर्डिंग टू डिमांड, है ना, यानी क्या होता है मांग के अनुसार। अब देखो, अब यह बताओ कि कोई भी प्रश्न हो चाहे किसी भी सेक्शन का हो,
कोई भी प्रश्न किसी भी सेक्शन का हो, उसका डिमांड कैसा हो सकता है निजेश, उसका डिमांड का क्या हो सकता है ऋतुराज, वह दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, देखो या तो सिचुएशनल डिमांड होगा, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिति जन्य, ठीक, और दूसरा हो सकता है करेंट रेलिवेंट, यानी सामयिकी से जुड़ा। ठीक, 64वीं मेंस का क्वेश्चन याद कीजिए, 64 या 65 का मेंस का क्वेश्चन पूछा था पॉलिटी में, है ना, जिस पर कि बहुत विवाद हुआ था और बिहार में कहीं किरकिरी भी हुई थी। हाँ, कि राष्ट्रपति या राज्यपाल रॉबर्ट स्टाम्प पूछा था ना, राष्ट्रपति ने पूछा हुआ था, हैं कठपुतली वाला था, राज्यपाल के यहाँ कठपुतली है। वास्तव में उस समय क्या था, देखो समझाते हैं क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझ गए। अब अकॉर्डिंग टू डिमांड मतलब कि मांग उसका क्या हो सकता है, तो हमसे मांग कौन करने वाला है, एक संवैधानिक संस्था है बीपीएससी। संवैधानिक का मतलब होता है कि इस पर पुलिस कोर्ट कचहरी किसी का अधिकार नहीं, अपना स्वतंत्र है ये। ठीक, यह कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है, आप पर कुछ किसी प्रकार का बॉम्बार्डिंग कर सकता है, आपको तैयार रहना होगा उसके बचने के लिए या उसको झेलने के लिए, दो ही काम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसा पूछेगा, या तो आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछेगा या करेंट रेलिवेंस में क्वेश्चन पूछेगा। बेसिकली करेंट रेलिवेंस का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है पेपर 2 का कंप्लीट सेक्शन 1, 2 और 3, ठीक, और पेपर 1 का जो सेक्शन सेकेंड होता है, जिसमें क्या होता है करेंट अफेयर होता है, तो करेंट रेलिवेंट वाले सेक्शन में यही 4 सेक्शन पूछे जाते हैं, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण हमको हो गया। ठीक, सिटीजन का क्या मतलब हो गया कि कोई भी पोर्शन हमारा हो, जैसे मान चलो कि पेपर सेकंड का चर्चा करते इकोनॉमी ज्योग्राफी का पूछा है ना कि बिहार में बाढ़ एवं सूखा की समस्या है, उसको निदान के लिए आप कारण उपाय बताइए, पूछता है। अब बताओ वो दोनों में आएगा, वो स्थिति जन्य भी आएगा और समसामयिकी में भी आएगा। मान लो अभी अगस्त जुलाई के आसपास में बाढ़ आ जाएगा पूरे बिहार में, दिसंबर में आपका मेंस हो जाएगा 67 का, तो अभी उस समय तो क्या रिलेवेंस नहीं रहा, लेकिन स्थिति तो बनी ना, और क्या हुआ हमारा उस समय करंट में भी जुड़ कर रहा। तो कई बार जो प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा वो सिचुएशनल भी होते हैं और क्या होता है करेंट रेलिवेंस का भी होता है। यानी अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है बीपीएससी, इस दोनों को कंपाइल जोड़ कर एक साथ में करके पूछा जाता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे, बहुत सारे एग्जांपल। जैसे देखो क्वेश्चन था बिहार के मुख्यमंत्री की कार्य शक्ति का चर्चा करो, बोलिए क्वेश्चन देखा होगा आपने। वो क्या था कि वो स्थिति जन्य क्वेश्चन भी था और करेंट में भी उसका, चूंकि कुछ ऐसे मुख्यमंत्री द्वारा निर्णय लिए गए थे बिहार विधानसभा में जो राज्यपाल को नागवार गुजरा था, झगड़ा हुआ था दोनों के बीच में। तो बीपीएससी का जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं उन्होंने क्या किया, स्थिति का भी फायदा उठाया। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। अब यहाँ समझना ध्यान से कि करेंट रेलिवेंट वाले में ये इसमें क्या सबसे ज़्यादा पोर्शन कवर करता है, कितने सेक्शन कवर करते हैं, ये 4 सेक्शन कवर करते हैं। यानी पेपर 2 कंप्लीट इसमें आता है। देखो पेपर 2 में क्या है, आप बोलिएगा सर पॉलिटी तो काफ़ी आसान विषय है ना, तो देखो कि पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आजकल करेंट से जो पूछा जाता है, चाहे राज्यपाल, अभी देखो राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है ना, सबको पता है। और ये डिट्टो बात है कि राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछेगा, किसमें, ऑडिटर में भी पूछेगा आपको, सर्टिफिकेट में से भी पूछेगा वो। तो वो दोनों में हुआ कि नहीं हुआ, एक तो स्थिति जनक स्थिति बदल रही है, राष्ट्रपति बदल रहे हैं, और मेरा क्या है करेंट रेलिवेंस में, तो हमको दोनों क्वेश्चन पूछेगा उसमें। और हो सकता है कि अब उसमें क्या करे, अब उसमें राष्ट्रपति वाले में डायनामिक जोड़ करके पूछ दे। अब हो सकता है पूछेगा कि भारत के राष्ट्रपति का अमेरिका राष्ट्रपति से क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करो, कुछ भी पूछ सकता है भाई आपसे। डिफाइन थोड़ी किया है कि खाली हम भारतीय का राष्ट्रपति के बारे में पूछेंगे। वो बोला कि हम पॉलिटी के मीन्स सिलेबस में लिखा गया है कि बच्चों अपनी भाषा में आप जवाब दीजिए और बच्चों को इस विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी आप रखिए, तैयार रहिए। राष्ट्रपति का मतलब हुआ कि आपके पड़ोसी देश के बारे में या आईआर के राष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछा जा सकता है ना। तो ये दोनों चीज़ें जो क्वेश्चन का डिमांड होता है और जो क्वेश्चन का क्या होता है अकॉर्डेंस होता है, वह दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तुम काहे उठा रहे हो जी, टेस्ट करने आए हो हमको, लग तो वही रहा है। अब थर्ड में आता है क्या, अकॉर्डिंग टू आस्किंग मेथड। तुमको समझ में आ रहा है पल्लवी? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। ये जो थर्ड पोर्शन होता है, थर्ड पोर्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपको YouTube पर 1 लाख वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू राइट बेस्ट आंसर, है ना, क्वेश्चन आंसर, बड़ा धीरे धीरे समझा के आपको निकल जाएगा।
अब बोलेगा क्या, ये क्वेश्चन नंबर पर लिख देगा, उसी को लिखेगा पेन टाइप पे। आपका तो कुछ विकास हुआ नहीं, उनका विकास हो गया, चैनल बढ़ गया, ग्रो कर गया उनका। ठीक, देखो समझो, ये उत्तर जो लिख रहे हैं पहले भी, उसका हम लोग फ्रेमिंग देखते हैं कैसे हम उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन मेरा आता है अकॉर्डिंग टू आस्किंग मेथड। यह जो होता है आंसर लिखने का सबसे महत्वपूर्ण मेथड होता है, हमको इसी पर जानकारी देना। यानी देखो आस्किंग मेथड, यानी हमको आस्किंग मेथड जो है ना, हमको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट इज आस्किंग मेथड, यानी पूछने का मांग क्या होता है। आप जैसे बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, देखो आलोचना, समालोचना, व्याख्या, विवरण, विवेचना, जांच कीजिए, है ना बीपीएससी के मेंस में। जरा पूछो तो कि बताओ तो आलोचना समालोचना में क्या अंतर होता है, विवेचना में क्या अंतर होता है, नहीं पता हो, लगता तो सब एक ही है ना। हाँ, बुराई करना है, ऐसा ही बुराई करोगे, बोले ना कि चीज़ें तो एक ही हैं। तो इसी को बोलते हैं आस्किंग मेथड। सारे बच्चे समझ लो विक्की, है ना। तो बीपीएससी जब भी तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि हाँ कोई कथन दे देगा, बोलेगा कथन कीजिए, कोई भी स्टेटमेंट देता है आपको बताता है। तो आस्किंग मेथड में आपको वह जो की, इसको बोलते हैं बेसिकली, इसको बोलते हैं हम लोग की नोट। हमको यह की नोट अगर हम पकड़ लें कि आलोचना का मतलब क्या होता है, समालोचना का मतलब क्या होता है, जांच का मतलब क्या होता है, विवरण का क्या मतलब होता है, व्याख्या का क्या मतलब, क्या लिखना होता है हमको, तब हम क्या करेंगे, एक सुंदर और बेहतर आंसर लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो की नोट है, इसमें लगभग 2 दिन का समय लगेगा हमको। इसमें 16-17 की नोट हैं, जैसे आलोचना, समालोचना, विवेचना, सबका अलग अलग जब उसको डिफाइन करेंगे ना, तो और बेहतर समझ में आपको आएगा कि वो चीज़ें होती क्या हैं। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं की नोट को, बाकी इसको समझाने का हम प्रयास करते हैं कि यह चीज़ है क्या। ठीक, तो इसमें क्या है कि हम आस्किंग मेथड को पहले पहचानेंगे। ऋतुराज, कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास में है जिसमें कि कुछ ऐसा कीवर्ड रहा हो, पढ़ो तो उसमें कोई क्वेश्चन होगा आपके पास में जिसमें कि विवेचना उवेचना कुछ पूछा जा रहा होगा। इसमें एग्जाम्पल लिख लेना जैसे, हाँ, भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है। हाँ, जैसे क्वेश्चन बच्चे ने पढ़ा है कि भारत की संसद क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है। हाँ, राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावकारी मंच है, विवेचना कीजिए। अब देखो यहाँ विवेचना एक वर्ड आया, विवेचना का क्या मतलब होता है, एक मतलब आया हमारे पास में क्या, विवेचना, है ना। इसी का मतलब आगे देखिएगा आलोचना, है ना, समालोचना, कुछ मिलता जुलता वर्ड है। तो सब लोग समझते हैं क्या कि जैसे एक लड़का बोला है, डीएस बोलता है कि इसका बुराई करना है हमको, इसका बुराई नहीं करना होता है, बल्कि इस विवेचना, आलोचना, समालोचना का एक अलग अर्थ होता है। अगर आप इस अर्थ को समझ जाइएगा तो यही आपके बीमारी का सारा दुख हर लेगा, है ना। बस इसी को जानना होता है। तो यदि हमको एक सुंदर आंसर लिखना है, चाहे सो जाओ घर पे, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब टाइम पास पढ़ाई होता है, जाओ सो लेना। देखो जो आंसर होता है हमारा, इस आंसर को तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्टिंग हो गया है। जो आंसर होता है हमारा, उनके बारे में बोल रहे हैं सर। तुमको नहीं बोल रहे हैं, क्लास में तुम बच्चा है, बाद में तुमको बताएंगे। देखो जो ये आंसर होता है 12 में, तो क्या अभी समझ में आएगा तुमको। ये जो आंसर होता है, आंसर हम कैसे लिखेंगे, समझ में आ गया ना। हमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन का मांग समझना है, सॉरी क्वेश्चन का हमको क्या करना, मांग समझना है। फिर मांग के अनुसार हम देखेंगे क्वेश्चन का स्थिति क्या है। जा सकते हो, जाओ, क्वेश्चन का क्या हो सकता है, समसामयिकी वाला है कि सिंपल वाला है, वो हम देख सकते हैं। और फिर हम आस्किंग मेथड में की नोट को देखेंगे। की नोट को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे कि वो की नोट आखिर होता क्या है। इसमें 17-18 वर्ड मिले हुए होते हैं, सबको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यह आपका क्या था कि जैसे कोई बच्चा बोला है ना, आंसर का मतलब होता है सर इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, है ना। उसके बाद क्या बोले हैं आप, मेन बॉडी लिख दीजिए, है ना। फिर बोल रहे हैं आप क्या कि कंक्लूजन लिख दीजिए। तो वास्तव में इतना जो चीज़ हम लोग डिस्कशन किए हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं इंट्रो। आई समझ में। यानी भूमिका इतना आसान नहीं होता, यानी हमको जवाब कैसे देना है, क्वेश्चन के मांग के अनुसार। और मांग कैसे तय होता है, तो मांग तय होता है हमारा सिंपल और फिर डायनेमिक आधार पर हम पढ़ेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, मेंस का मतलब होता है आप जितना पढ़िएगा, अच्छी किताब जितना पढ़िएगा, अच्छा टीचर से पढ़िएगा, अच्छा कंटेंट पढ़िएगा, उतना ही आप बेहतर रैंक ला पाइएगा पेपर में। फकैती मारने से पढ़ाई नहीं होता है, कर लेंगे, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और ये सब चीज़ें आपको एकाएक नहीं आएगा, जब आप मेहनत कीजिएगा, समझिएगा, चीज़ों को बार बार लिखिएगा ना, तो आप में क्यों बोलते हैं, कहावत नहीं कि रसरी आवत जाता है सिल्वर पर निशान, कि पत्थर पर एक रस्सी आते जाने में निशान बना देता है। यानी कि प्रैक्टिस किया ना वो, तो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप में क्या स्किल डेवलप होगा। किसका, आंसर लिखने का, किसी का छोरा मारने का नहीं, समझे।
ये तरीका होता है। पहला चीज़ समझ गए, कोई कन्फ्यूजन है इसमें? ठीक है, चलो उसी को बोलते हैं बैलेंस करना, संतुलन उसी को कहते हैं, समझे? देखो ये तो उत्तर का हो गया कि उत्तर कैसा होना चाहिए, है ना। अब देखो अभी हम उत्तर पर ही है, अभी हम इसको राइटिंग पर नहीं गए, हम उत्तर पर ही हो गया। ठीक है, देखो पहला काम तो पढ़ लिया, पर हमने क्या जाना कि उत्तर क्या होना चाहिए, कैसा हो, मतलब क्या था उसका पहला, यानी हमने बताया था क्या कि आंसर को कैसे लिखे, है ना, यही था। इसको समराइज करो तो ऋतुराज, जल्दी करो तो 2 मिनट में। जी सर। हमारा आंसर कैसा होना चाहिए, आंसर के लिए क्या चाहिए, है ना, यहाँ लिख लेते हैं आंसर के लिए क्या चाहिए। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम देखते हैं कि कुछ डिवाइड करके देते हैं, है ना। देखो आपने बोला कंटेंट चाहिए, है ना, उसमें हम एक यह बोल दें कि हमको रेलिवेंट कंटेंट चाहिए, केवल कंटेंट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए ऋतुराज, प्रासंगिक कंटेंट चाहिए, प्रासंगिक कंटेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, प्रासंगिक का मतलब होता है कि जो हमारे क्वेश्चन के मांग के अनुरूप है वही, उसी को बोलते हैं कंटेंट। जैसे पाल कला हुआ तो हमको पाले कला करना लिखेंगे जी। मान लो कि आपको पाल कला का या कुछ ना कुछ आपको याद है मोर कला का, वो भी तो कंटेंट हुआ, क्या उसको मोर कला लिख करके चलाइएगा, उसी को बोलते हैं रेलिवेंट कंटेंट। यानी आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है तो हमको एक उत्तर अच्छा उत्तर लिखने के लिए हमको रेलिवेंट कंटेंट चाहिए, प्रासंगिक क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए। ठीक, अब समस्या यह आता है कि यह जो कंटेंट महाराज है इसको हम कहाँ से खोज करके लाएंगे, कहाँ से इसको खोज करके लाएंगे। जैसे कुछ बच्चे हैं उन्होंने कहा है क्या कि हम न्यूज़पेपर से खोज करके लाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चों ने कहा है कि हम क्या नोट्स से खरीद करके लाएंगे, कुछ बच्चों ने कहा है कि हम बुक्स से क्या करेंगे, खोज करके लाएंगे। तीनों बात सही, लेकिन तीनों बातों में क्या लागू हो जाएगा, इस तीनों बातों में लागू हो जाएगा रेलिवेंट यानी प्रासंगिक। प्रासंगिक का मतलब होता है बिल्कुल सच्चा, यानी हमको कैसा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बिल्कुल प्रासंगिक, जो हमारे पेपर के अनुकूल हो। जैसे अगर हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम नवोदय अखबार क्यों पढ़ेंगे, सहारा अखबार क्यों पढ़ेंगे, दैनिक जागरण पढ़ेंगे, हिंदी वाला हिंदू पढ़ेगा, उसी को बोलते हैं रेलिवेंट। ठीक, अच्छा अगर हमको नोट्स पढ़ना है किसी भी टॉपिक का, किसी भी सेक्शन का, तो हम रेलिवेंट नोट्स पढ़ेंगे। इसका मतलब हुआ कि हम देखो बाजार में समान अभिव्यक्ति का नोट्स बहुत मिलेगा, समान मतलब होगा कि हर में पाल कला के विशेषण लिखा गया हुआ, लेकिन कुछ ऐसे नोट्स होंगे जिसमें लिखा हो कि पाल कला में बुद्ध का क्या योगदान था, वो नोट्स छुपा रहता है। कई बार होता ना कि जो आपका पढ़ा लिखा जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है ना वो आपके पास से दूर होता है, रहता तो पास में ही है लेकिन आपको मिल नहीं पाता है वो। तो आपको वैसे नोट्स की तलाश करनी होगी दुकान पर जा करके, नोट्स से, गूगल से, मित्रों से बात करके, ताकि जो दूसरे नोट्स में नहीं दिया है पल भी हमको वह कुछ एक्स्ट्रा मिले। भाई जो और नोट्स में है तो हर बच्चा तो वही लिखेगा, अगर हमको अच्छा रैंक लाना है तो हमको क्या कुछ अलग एफर्ट देना पड़ेगा। हमको क्या करेंगे, हम वही रेलिवेंट यानी प्रासंगिक क्या करेंगे, हम नोट्स को तैयार करेंगे। ठीक, अब आता है बुक्स की बारी। तो बुक्स की बारी में सबसे पहले बुक्स का चयन हम कैसे करते हैं, बुक्स का हम चयन करते हैं कि यह जो किताब है वह किताब क्या हमारे सिलेबस को फुलफिल कर रहा है, क्या इस किताब की जो भाषा शैली है उस भाषा शैली से हम आत्मसात कर पा रहे हैं, भाषा ईजी है जिसको हम समझ पा रहे हैं। जैसे आप किताब पढ़िएगा लक्ष्मीकांत किताब क्यों फेमस हो गया है, क्योंकि उनकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, और लक्ष्मीकांत से बहुत अच्छी किताब है डी वसु की, दुर्गादास वसु की पॉलिटी, लेकिन उसका भाषा आपको समझ में नहीं आएगा, इतना क्लिष्ट हिंदी का वर्ड यूज किया गया हुआ है। तो आपको ऐसा बुक्स का तलाश करना होगा जिसका भाषा शैली कैसा हो, बिल्कुल सिंपल हो, आपको समझ में आना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं क्या, रेलिवेंट कंटेंट का। ठीक, अब सवाल आता है क्या कि ये तो 3 चीज़ें होगी, हमको ये कहाँ से लाएंगे कंटेंट को, तो तीन चीज़ें तो हो गई, बता दो और कहाँ से आ सकता है, अखबार किताब के अलावा कहाँ से आ सकता है। किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट का जो मैगजीन होता है ना वो भी कुछ अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, और गवर्नमेंट वेबसाइट से भी। ठीक है, देखो यानी अब आपके पास जो भी जैसे बताएं कि अच्छा मैगजीन होना चाहिए, अच्छा गवर्नमेंट का वेबसाइट होना चाहिए, ठीक है समझ गए। अब हमारे पास क्या है, मेरे पास कंटेंट है,
देखो अब क्या है कि आप कहीं पर गए, समझी पल्लवी, तुम कहीं पर गई तो तुमको खाना मिला। अब तुम्हारा काम क्या है कि तुम किस खाने को ज़्यादा पसंद करते हो, तुम्हारी रुचि क्या है। यानी अब हमारे पास कंटेंट आ गया तो हम क्या करेंगे, कंटेंट को उसको एलिमिनेट करेंगे, कंटेंट को छाटेंगे। यानी अब हमारे पास में कंटेंट के बाद क्या क्या काम होता है, देखो क्या क्या काम करना होता है। सबसे जो पहला काम होता है हमको कंटेंट को छाटना, कंटेंट को छाटना। यानी हम क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्टेड टू कंटेंट। देखो छाटना का मतलब क्या हो गया, आपके पास तो समय नहीं पूरा पूरा कंटेंट पढ़े पेपर के समय में, तो आप क्या करेंगे, छाटने मतलब आपके पास से क्या होगा, एक पेज होगा और पेज में क्या होगा, एक एक लाइन में आप क्या करते हैं, इसका इस पूरे कंटेंट का एक नोट्स बना करके रखते हैं अपने पास में, ताकि इसका रिवीजन आप कब करते हैं, आप जाकर के अपने मिस में करते हैं। तो कंटेंट आने के बाद में सबसे पहला काम हमको क्या होता है, कंटेंट को छाटना। ठीक, अब देखो यह छाटना जो कंटेंट का होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको एक ही बार छांट करके छोड़ दीजिए। एक ही बार क्या कीजिए, छांट करके, बार बार इसको छांटना पढ़ना ना पड़े। यानी हमने जो छांट करके शॉर्ट नोट्स बनाया है, इसी शॉर्ट नोट्स में क्या करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे बार बार, उसके आधार बना के अपने आंसर को लिखेंगे। हमने क्या किया, कंटेंट को छांट लिया। ठीक, अब देखो, अब दूसरा होता है कंटेंट प्रेजेंटेशन, यानी कंटेंट का प्रस्तुतिकरण। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कंटेंट है लेकिन हम उसको प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, ये सबसे बड़ा समस्या होता है विद्यार्थियों में, जो पहला बार मेंस देता है ना, एक दो बार देता है तो उसको धक्का लग जाता है। तो अब हमको क्या करना है कि प्रस्तुत कैसे करना है। बिल्कुल वैसा जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आप पहले गेस्ट को क्या देते हैं, पहले मिठाई खिलाते हैं कि पहले पानी पिलाते हैं, कैसे सेवा करते हैं, इसी को बोलते हैं प्रस्तुतिकरण। ठीक, तो इसमें आपको क्या देखना पड़ता है, इसमें आपको देखना पड़ता है वाक्यों का समामेल, यानी कंजुगेशन ऑफ सेंटेंस। वाक्यों का समामेल का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं कि राम अयोध्या के राजा थे, सीता जी उनकी पत्नी थी, लव कुश उनके पुत्र थे, बोल दिया। इसको हम और कितने अच्छे से बोल सकते हैं, इस 3 वर्ड को कितना अच्छा से हम और डिफाइन करते ताकि सुनने वाले को अच्छा लगे। हमने क्या कहा, राम अयोध्या के राजा थे, सीता जी उनकी पत्नी थी, लव कुश उनके क्या पुत्र थे। इसको अच्छे कैसे बताओगे, बताओ तो, एक अच्छा वर्ड बताओ बोल करके। देखो सबसे पहले हमारा हिंदुस्तान में क्या है, स्त्री को बहुत सम्मान दिया जाता है ना। तो हम उस लेडी पात्र को उठाएंगे, हम बोलेंगे क्या, सीता अयोध्या नरेश राम की पत्नी थी और लव कुश उन दोनों के पुत्र थे। कितना अच्छा वर्ड हो गया। इसी को बोलते हैं क्या, समामेल करना। तो यह आपके वाक्य में ही नहीं बल्कि आपके आंसर में, जीवन शैली में जितना आप अच्छा से प्रेजेंट करेंगे। जब सोचो आपने 5 लोग ये आंसर में लिखना है आपको, तो अगर कोई बच्चा लिखेगा राम अयोध्या के राजा थे पत्नी थी, उसको नंबर मिलेगा या सेकंड वाले को मिलेगा, सेकंड वाले, क्योंकि वो दिखने में कैसा है, सुंदर है, सुनने में कैसा अच्छा लग रहा है। समझ में आ रहा है, उन्होंने विक्की रेशम पल्लवी। यानी हमको प्रेजेंटेशन इतना है, बोर नहीं होना, इसे बहुत ज्ञान का चीज है, फकैती नहीं समझना है ना। ये सब क्या है कि हमको बहुत रेलिवेंट देता है किसके, हमारे प्रेजेंटेशन। इसी को बोलते हैं क्या, कंटेंट का प्रस्तुतिकरण। यानी कौन सा कंटेंट कहाँ लागू होगा, कब लागू होगा और कितना हमको देना है, एक परीक्षार्थी को उतना मालूम होना चाहिए। तब जाकर क्या करेंगे, आप एक अच्छा आंसर लिख पाइएगा। अच्छा, ये आएगा कहाँ से, तो ये आपको कोई किताब नहीं बताएगा, कोई आपको माथा पे हाथ रख के नहीं सिखाएगा, बल्कि ये आएगा प्रैक्टिस से। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना अच्छा साहित्य की किताबें पढ़िएगा ना। देखो साहित्य का किताब क्यों लोग पढ़ता है, क्योंकि साहित्य जो लेखन होता है ना, बिल्कुल शब्द का समामेल के साथ में होता है। वो अगर कोई किसी का हिंदी लिटरेचर है तो बहुत अच्छा आंसर राइटिंग उसका होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि कौन से वाक्य को हमको कहाँ जोड़ना है, कौन से वर्ड को हमको कहाँ रिलेवेंस देना है, उनको अच्छे से पता होता है उन लोगों को, वो अच्छा कर पाते हैं। 2 चीज़ें समझ में आ गई कि कंटेंट का हमको क्या करना है। पल्लवी कुछ दिक्कत है तुमको, बोल नहीं रही हो, समझ रही हो, क्या समझ रही हो। देखो एक चीज समझो कि हमने बताया कि कंटेंट को हमने छांट करके क्या बनाया है, की नोट्स बनाया है। इसमें एक चीज़ तो हम और कर सकते हैं ना, जैसे हमने क्या किया, कोई न्यूज़पेपर पढ़ा,
कोई मैगजीन पढ़ा, कोई बुक पढ़ा, तो हम क्या करेंगे, हम उस कंटेंट में हिस्ट्री का जो पोर्शन होगा उसका हम अलग नोट्स बना लेंगे, पॉलिटी का हम अलग नोट्स बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि करेंट का हम अलग नोट्स बना लेंगे। फिर क्या है, यानी जो हमारा सेक्शन वाइज सिलेबस है उसको हम क्या करेंगे, पेपर में छाप करके लिख लेंगे। तो हमको क्या है, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट मिल जाएगा, यानी दूसरे बच्चों की भीड़ से हम क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। समझ रहे हो अरुण, विक्की, श्रेयस, क्या नाम, सौर्य, है ना। तो ये पहला काम क्या, हाँ है, ये सब अनुभव से आता है, ये सब ऐसा ही कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ है, समझे। जितना काम कीजिएगा उतना ही आपको अनुभव आएगा, है ना। सर लेकिन ये तो कंटेंट करंट के रिगार्डिंग ठीक है, लेकिन अगर मुझे तो क्योंकि मेंस के अंदर जो हिस्ट्री है, जो पॉलिटी, जो ज्योग्राफी सेक्शन है, तो इसमें मुझे अगर कंटेंट लिखना होगा तो डायरेक्ट नोट्स के तो प्रेफर करें या फिर किसी बुक्स को प्रेफर करने के बाद नोट्स को प्रेफर करें, क्योंकि डायरेक्ट नोट्स है तो फिर तो नहीं समझ में आएगा। नहीं समझ में, देखो जैसे अभी आपको पता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है क्या कि कुम्हरार आपके पटना में जगह है ना जी, है। उसने क्या बताया है कि इसके नीचे अभी भी क्या है, महल दबा हुआ है, दबा हुआ है। और इस महल में क्या है, पटना कलम के जो चित्रकारी हुआ है उसका भी प्रमाण आपको मिला है, ठीक। ये पेपर में आया हुआ, सरकार ने अपना रिपोर्ट में भी दिया हुआ है, समझे सॉरी। तो अगर हमारे पास पेपर आता है और अगर हमसे पटना कलम का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना कलम के बारे में बताओ, तो बता सकते हैं ना कि हाल ही में बिहार के पटना के कुम्हरार की जो अभी है ना कुछ बना हुआ होगा, पार्क बना हुआ है, उसी पार्क के नीचे यह मिला है जिसमें अभी भी पटना कलम चित्रकारी का प्रमाण देखा जा सकता है। मैं जरा बताओ तो सॉरी, कितने बच्चों को यह पता होगा, वो लिखेगा कंटेंट में। तो आपकी जो कॉपी चेक करेगा ना वो समझेगा भाई साहब लड़के ने बहुत अच्छा काम किया कंटेंट पर। उसको थोड़ी पता है कि आप लड़का है कि लड़की है, पैसा वाला है कि गरीब है कि कौन है, नहीं है। उसको तो कंटेंट चाहिए भाई, आंसर चेक करने वाले को चाहिए कंटेंट, जितना अच्छा लिखेगा उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। समझ रहे हैं सॉरी चक्र, ये होता है। आप जो नोट्स की बात करते हैं, नोट्स तो आपको ज्ञान देता है ना, लेकिन उस ज्ञान में आप और वृद्धि कब कीजिएगा जब आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होगा तब। पटना कलम कौन नहीं जानता है बताइए तो। कुम्हरार का रिक्शा वाला भी आपको पटना कलम बारे में बता देगा, अच्छा से बता देगा, हमसे आपसे बेहतर बताएगा, वो वहीं रहता है, जीता है। लेकिन एक राइटर जो होता है, एक ऑथर रिसर्चर होता है, वो और बेहतर जानता है, समझे। यही अंतर होता है कंटेंट को इकट्ठा करने, ठीक। चलो अब मेरे पास क्या आ गया, कंटेंट आ गया, ठीक, रेलिवेंट कंटेंट आ गया। अब देखो यहाँ पर ये सब तुमको समझ में आ रहा है, रेशम। पल्लवी बुझाता का, देखा था कितना मेहनत लगा था पढ़े में, हैं। फ्रेमिंग कैसे करना है कुछ आंसर का, वही ये सब क्या बता रहे हैं जी, वही बोल रहे हैं हम। देखो अब देखो मेरे पास क्या है, कंटेंट आ गया है, यानी आपके पास आलू आ गया है, प्याज आ गया है, गोभी आ गया, मसाला तेल आ गया हुआ। अब आपको उसको क्या बनाना है, चूल्हा लगा करके कढ़ाई में उसको सब्जी बनाना है। यानी मेरे पास कंटेंट, तो कंटेंट को सबसे पहला क्या होगा, हम कैसे प्रस्तुत करेंगे, तो करेंगे इन ए प्रॉपर वे। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, एक उपयुक्त प्रकार से। समझो ध्यान से, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड होता है कि मेरे पास जो कंटेंट आया है उस कंटेंट को हम कैसे प्रस्तुत करेंगे, इन ए प्रॉपर वे। प्रॉपर वे का मतलब देखो क्या होता है, जैसे कि हमको इंटरव्यू देने जाना होता है बीपीएससी में, तो क्या पहनते हैं, एक ब्लैक जूता पहनते हैं, उसके बाद की जो कोट पहनते हैं, है ना, उसके बाद टाई पहनते हैं और 2 यहाँ बटन लगाते हैं, ठीक। जैसे ही इंटरव्यू बोर्ड में हम जाते हैं, सामने में बोलते हैं मैं कमी सर, हमको बुलाया, हम जब बैठते हैं तो वहाँ का एक बटन क्या करते हैं, खोल देते हैं, फिर सीटिंग करते हैं। यह एक मैनर होता है इंटरव्यू देने का, यानी हम जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं हमको पता होना चाहिए कि उनका वे ऑफ मैनर क्या है, उनका क्या तरीका क्या है। तो हमारे पास कंटेंट है, तो कंटेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर चैनल में, प्रॉपर वे में हमको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और यह प्रॉपर वे जो होता है ये आपको कब आएगा, जब आपके पास में यह दिमाग होगा कि हमको कौन सा लाइन पहले लिखना है, कौन सा लाइन बाद में लिखना है, कौन सा डाटा हमको कहाँ देना है। देखो इसी में क्या होता है, जैसे कि हम मान के चलते हैं, लिखते हैं कि कोई क्वेश्चन होगा, मान लो जान लेते हैं क्या
कि भारत की जनसंख्या लगभग 1.25 करोड़ है। ठीक, सब लोग ने लिखा। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारा लिए यह जो डाटा है ना ये महत्वपूर्ण है, तो हम क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि हम जो भी आंसर लिखते हैं उस आंसर में जो भी हमको मेन पॉइंट मिलता है किसमें, सेंटेंस में, उसको हम अगर अंडरलाइन कर दे जाएं और हम क्या करें, उसी के आगे वाले हिस्से को जोड़ते जाएं किससे, पूर्ण विराम से या फुल स्टॉप से वाले बच्चे, तब जाकर के हमारा आंसर कैसा होता है, एक प्रॉपर वे में होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, यह आपको तभी आएगा जब आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, प्रॉपर वे में एक चीज़ यह भी आता है कि आपके पास जब बीपीएससी मेंस का कॉपी होगा, देखोगे आपके पास में ऐसा लाइनिंग खींचा हुआ रहता है ना, यहाँ लिखा रहता है बीपीएससी, यहाँ लिखा रहता है कि डू नॉट राइट इन दिस कॉलम, यहाँ भी वही रहता है। यानी क्या कि आपको इस वाले हिस्से में नहीं लिखना है, कहाँ लिखना है, यहीं तक लिखना है। इसी यह हिस्सा किसके लिए होता है, बीपीएससी का जो एग्जाम होता है उनको नंबर देने के लिए होता है, टिक लगाने के लिए होता है। इसी को बोलते हैं प्रॉपर में। कोई बच्चा आया लिखता है यहाँ से लिखना शुरू करता है एक का उत्तर। ये भाई जब तुमको कहा है कि यहाँ कुछ लिखा है तो तुम कहाँ लिख रहे हो, तो नंबर नहीं कटेगा, तो भाई कम नंबर देकर खींच जाएगा इंटरव्यू वो चेक करने वाला। इसी को बोलते हैं प्रॉपर वे। ये आपको ध्यान रखिएगा, कोई लघुतम काम नहीं है, इसको बस प्रैक्टिस, जितना आंसर लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको शब्दों का जोड़ का पता चलेगा, है ना। दिवाकर 3 बजे क्लास है तो अभी जुड़ते हो 4-5 बजे जी, काहे जी? दिवाकर माइक बंद कर लो। थैंक यू सर। अब देखो, अब हमारे पास कंटेंट है, तो ध्यान रखिएगा, मैथ वाले बच्चों को क्यों ज़्यादा नंबर क्यों टॉप करता है, क्योंकि वह अंक में खेलता है। ठीक, तो आपके पास चाहे हिस्ट्री का सेक्शन हो, पॉलिटी का सेक्शन हो, ज्योग्राफी का हो, या साइंस टेक का हो, या कि और किसी सेक्शन का हो, आपको क्या करना है, अपने कंटेंट को जब हम लिख रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो रेलिवेंट डाटा होता है उस डाटा को हम जगह जगह क्या करेंगे, स्थान देंगे। जैसे बिहार में होता है, बिहार में गरीबी पर निबंध लिखो, तो खाली कहानी नहीं बनाना है, बल्कि क्या लिखना है, बिहार में गरीबी में हमको डाटा बताना है कि वह डाटा क्या होता है, कितना बिहार में गरीबी है, कितना बिहार में बेरोजगारी है। नींद आ रहा है, सो जाओ। जहाँ कहाँ से आए हो, इस्लामपुर से, चले जाओ सो जाना, उसको डाल देंगे यूट्यूब पर, देख लेना, जाओ सो जाओ, कहे टाइम पास करोगे झूठ मूठ का यहाँ गर्मी में, जाओ सो जाना घर पे। यानी विथ रेलिवेंट डाटा, यानी हम क्या करेंगे, डाटा का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखो, यह डाटा का हम यूज कैसे करेंगे, इस डाटा के यूज के लिए कोई नोट्स, कोई किताब पर हम भरोसा नहीं करेंगे। भरोसा किस पर करेंगे, हम करेंगे तो गवर्नमेंट के डाटा पर। हालांकि बीपीएससी का अपना डाटा होता है, यूनिवर्सिटी को भेज देते हैं पढ़ना, तो क्या कीजिएगा उनको, लेकिन एक वे है कि हम डाटा जो होता है, जो भी परसेंट होगा या फिर अनुपात में होता है, हम किसका मानेंगे, हम भारत सरकार को या फिर बिहार सरकार को, या कोई अगर एनजीओ हैं भारत का या फिर बात का, उसके भी डाटा का क्या माना जाता है, हमारे यहाँ रेलिवेंस माना जाता है। हाँ, ग्लोबल वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हुआ, एशियन बैंक का रिपोर्ट हुआ, है ना, या किसी WHO का रिपोर्ट हो गया, किसी एशियन बैंक का रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट का उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, रेलिवेंट डाटा है ना। अब क्या करेंगे, विथ प्रॉपर चार्ट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो प्रॉपर चार्ट होता है, इस प्रॉपर चार्ट में, अब देखो आगे हम मिटा करके लिखते हैं। चार्ट जो होता है, समझो सारे बच्चे, क्योंकि आपका जो आंसर होगा दूसरे से बेहतर हमको करना, तो कुछ काम करना होगा ना। प्रॉपर चार्ट में चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, जूही? चार्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा फ्लो चार्ट और दूसरा कौन सा होता है, नहीं पाई चार्ट नहीं, एक होता है फ्लो चार्ट और दूसरा होता है, इसमें लिख लो कि टाइप्स ऑफ मिनी चार्ट्स। आगे हम पढ़ेंगे इसमें। पहले हम समझते हैं क्या कि फ्लो चार्ट किसको कहते हैं और टाइप्स ऑफ मिनी चार्ट्स में क्या होता है, इसको हम आगे समझाएंगे। देखो, फ्लो चार्ट हमारा क्या होता है, फ्लो चार्ट का मतलब होता है, देखो यहाँ पर ध्यान से, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, ऐसे बनाते हैं ना जी, ऐसे चिन्ह पार दिया, ऐसे लिख दिया, है ना। जैसे अभी हम ये बना रहे हैं ना, ये इसी को बोलते हैं फ्लो चार्ट। बॉक्स बना करके हमने डाल दिया, है ना, या फिर जैसे होगा उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। यानी लाइनिंग करके हम क्या करना है, किसी को हमको दर्शा देना, उसको बोलते हैं क्या, फ्लो चार्ट। ठीक, अच्छा,
अब क्या है कि इसको भी हमको यूज करना है, फ्लो चार्ट को भी, जहाँ जहाँ आपको रेलिवेंस लगे वहीं यूज करना है, ज़बरदस्ती नहीं इसको घुसा देना कि भाई हम डाल पे करेंगे इसको। अब देखो कि टाइप्स ऑफ मेनी चार्ट्स में क्या होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बच्चा सबको यही नहीं समझ में आता कि टाइप्स ऑफ मेनी चार्ट में हम कौन सा डाटा का यूज क्या करेंगे, कब करेंगे। देखो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं मिटा करके, टाइप्स ऑफ मेनी चार्ट्स में, यहाँ समझो ध्यान से, टाइप्स ऑफ मेनी चार्ट्स में क्या होता है, हमारे पास कितने प्रकार के चार्ट होते हैं ऋतुराज? देखो चार्ट तो ऐसे 16 प्रकार के होते हैं, अगर स्टैटिक्स की बात करेंगे तो 16 प्रकार का चार्ट होता है। सब चार्ट को तो हमको नहीं पढ़ना है, उतना किसी को याद भी नहीं होता है, लेकिन बीपीएससी हमको हिंट्स दिया है किसमें, डीआई में, कि चार्ट में कैसे होता है। तो देखोगे कि बीपीएससी क्या है कि 4 प्रकार के चार्ट से क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है ना। देखो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, बार चार्ट हो गया, फिर क्या होता है, पाई चार्ट हो गया, फिर क्या होता है, लाइन चार्ट हो गया, फिर क्या होता है, टेबल चार्ट हो गया, है ना, फिर क्या होता है, टेबल चार्ट हो गया। अब यहाँ समझते हैं क्या, इस चार्ट को कहीं कहीं ग्राफ भी लिखा रहता है, तो दोनों आप यूज कर सकते हैं ग्राफ का, है ना। देखो अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि चारों प्रकार के चार्ट का अलग अलग रेलिवेंस होता है और इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, समझो ध्यान से। चारों प्रकार चार्ट का पहले हम यहाँ आते हैं कि बार चार्ट का क्या मतलब होता है। देखोगे ना, बार चार्ट का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दंड आलेख बोलते हैं ना, ये दंड आलेख। समझो ध्यान से सारे बच्चे, यही होता है बार चार्ट, होता है ना, ये ना होता है जी दंड आलेख। अब जरा बताओ, तो कुछ नहीं करना, दिमाग लगाओ, इस प्रकार के डाटा का या चार्ट का यूज किस में किया जाता है, किस रिपोर्ट में किया जाता है, सोचो, है इकोनॉमी, ठीक है, वो तो सब्जेक्ट हो गया, मतलब किस प्रकार के में यूज करते हैं। देखो ध्यान रखना, बार चार्ट का यूज किया जाता है किसके लिए, कंपेयर करने के लिए, यानी तुलना करने के लिए। जैसे क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा जाता है इकोनॉमी में कि 2019 की तुलना में 2020 में कोविड के 19 के कारण बेरोजगारी दर बढ़ा है। मान लो क्वेश्चन है कि 2020 में 2019 की तुलना में बिहार में बेरोजगारी दर में वृद्धि हुआ है, इसके कारण का बताएं और उसको नियंत्रित करने का उपाय बताएं। तो हमको एक हिंट्स दिया है क्या कि 19 और 20 में दर को बढ़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर में क्या करेंगे, सौर चक्र, हम इस डाटा को लिखेंगे, है ना, और लिखेंगे क्या, पूरा यहाँ पर लिखेंगे कितना, 2019, और यहाँ लिखेंगे 2020, है ना, डाल देंगे। और यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, चित्र लिखते हैं ना, दिख रहा है नीचे लिख देंगे क्या, बिहार का बेरोजगारी दर, मान चलो कि यहाँ 5% हुआ, यहाँ 8% हुआ, ऐसे दर्शा देंगे। तो देखो यह जो है ना बार चार्ट, कॉपी चेकर वाले को दिमाग में स्ट्राइक करता है, सोचेगा भाई साहब लड़का क्या लिखा है कॉपी पर। तो जब भी हमको तुलना करना हो, कंपेयर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बार चार्ट का। अब इसमें पाई चार्ट मत डाल देना, सबका मतलब बताते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। अब जरा बताओ तो इस कंपेरिजन वाला चैप्टर का कहाँ तुमको यूज होगा, इकोनॉमी ज्योग्राफी वाले सेक्शन में यूज होगा, ठीक, साइंस टेक में तुमको यूज होगा, और करंट अफेयर में चाहो तो करंट तो यूज होता ही होता है, इसमें आपको यूज कर सकते हैं किसका, दंड आलेख का। तो जरा बताओ तो अगर हमारे आंसर में इतना ही चीज़ हो तो आंसर हमको नंबर नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक। ये तो हो गया हमारा बार चार्ट का। अब बताओ, अब हम सेकेंड में आते हैं क्या, पाई चार्ट का। पाई मतलब क्या होता है, वृत्त चित्र होता है ना। अब जरा बताओ कि वृत्त चित्र में किसको दर्शाया जाता है, हाँ, यानी इसको लिख सकते हैं, नीचे दिख रहा है, डिस्प्ले कैटेगोराइजेशन, मतलब क्या, इसको लिख सकते हैं हिंदी में कि क्षेत्र का विभाजन, ठीक। जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाता है कि भूगोल में कि बिहार की मिट्टी का वर्णन करें, पूछा जाता है आपके पास में, तो हमको पता है कि बिहार में बलुई मिट्टी है, बलथर मिट्टी है, उसके बाद की चिकनी मिट्टी है, चिका मिट्टी है, जितने भी मिट्टी है उसको लिखोगे, सबका परसेंटेज भी है। तो हम क्या करेंगे, मतलब क्षेत्र एक ही है, कौन, मिट्टी, क्षेत्र मेरा क्या है, एक ही है, मिट्टी, उसको क्या क्या विभिन्न भागों में बांट दिए हैं, चिकनी में अलग बांट दिए हैं, बलुई में अलग बांट दिए, समझ रहे हो जूही। तो क्या करेंगे, हम इसी में डाल देंगे, हाँ, यहाँ पर लिख देंगे क्या, चित्र में बिहार की मिट्टी या भारत का मिट्टी, जो भी कर लो, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि एक ही चीज होना चाहिए, क्या, क्षेत्र। यहाँ डाल देंगे क्या, चिकनी मिट्टी 3% मान लेते हैं डाटा, और यहाँ लिखेंगे क्या, बलुई मिट्टी 8%,
चीका बलथर मिट्टी 6%, यानी जितने भी प्रकार की मिट्टी होगा अगर इसको हम दर्शा देंगे तो बताओ कितना प्रभावकारी मेरा उत्तर हो जाएगा कि नहीं होगा? बताओ बताओ तो जूही। यस सर। भगवान का काम होगा ना। अब बताओ, इसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ये तो पाई चार्ट का हो गया। अब बताओ कि अगर तुमसे पूछेगा भारत के में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अब उसके जो भी क्वेश्चन आगे पूछेगा उसका आप तुमको आंसर का लिखना है। अगर चार्ट का जो तो चार्ट को बनाना, उसमें 2 चार्ट तो हमारे हो गए। अब ये कौन चार्ट बच गया है जी? लाइन चार्ट का। लाइन चार्ट को क्या बोलते हैं? रेखा चित्र या फिर रेखी। देखो ऐसे होता है ना, नीचे का एक्स एक्सिस होता है, देखियो ना ऐसे ऐसे लाइनिंग किया हुआ रहता है। इसका यूज कहाँ करते हैं बताओ? लाइन ग्राफ का। विक्की, यस सर। लाइन ग्राफ का यूज कहाँ करते हैं? ये भी तो वही होगा ना, जैसे हाँ। डिफरेंस दिखाना होगा कि हाँ हाँ, इस वर्ष ठीक ये है। हुआ, इस वर्ष। हाँ ठीक है, समझो सारे बच्चे सही बोल रहे हैं। इसका भी यूज कहाँ किया जाता है? अंतर दिखाने में, है ना। लेकिन अंतर क्या होता है इसमें और इसमें? सॉरी, इसमें और इसमें क्या अंतर होता है? यह जो होता है यह हमारा विजुअल क्या होता है? विजुअल डाटा होता है। यानी जब हमको एक ही साल के अलग अलग महीनों का अंतर दिखाना ना, बिल्कुल सटा सटा, तो हम क्या करते हैं? लाइन ग्राफ का यूज करते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल बताते हैं, देखते हो ना, जैसे पल्लवी का तबीयत खराब होगा, वो पल्लवी क्लास में तबीयत खराब होगा तो पल्लवी को डॉक्टर के पास लेके जाया जाएगा, पल्लवी के क्या ECG लगाया जाएगा, तो देखिए अगर उसका हार्ट बीट कैसा आएगा? ऐसे ही आएगा, है ना। यानी एकदम कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। यानी एक ही समय में अलग अलग आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं? लाइन ग्राफ का यूज करते हैं। आई बात समझ? टेबल चार्ट, है ना। टेबल चार्ट तो सब लोग पढ़े होंगे। टेबल चार्ट देखो, इसका यूज कब किया जाता है बताओ तो कोई बच्चे? यही होता है टेबल चार्ट, है ना। DI पढ़े हो ना जी आप लोग? बताओ तो टेबल का यूज कहाँ किया जाता है? तुम बताओ तो। अरुण, रेशम, पल्लवी, देखो टेबल का यूज किया जाता है किसी भी आंकड़े को सुव्यवस्थित करने में। यानी अगर हम आंसर लिख रहे हैं और हमको क्या करना है? किसी आंकड़ा को व्यवस्थित करना होगा। जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 कॉलम है, ठीक। एक कॉलम को बोलते हैं ना, मान के चलो यहाँ पर हम लिखते हैं भारत और यहाँ पर लिखते हैं क्या? बिहार, ठीक। और यहाँ पर लिखते हैं 2002, यहाँ पर लिखते हैं 2003 और चित्र में क्या लिखते हैं? बेरोजगारी। नीचे नहीं दिख रहा है, बेरोजगारी दर में अंतर, है ना। 2002 में भारत में माने चलो कि 13% बेरोजगारी था, बिहार में कितना था? 14%। मान लेते हैं एग्जाम्पल एक है, ठीक है। 3 में मान चलो कि 12% था, यहाँ 11% हो गया। तो देख रहे हो ना कि बिल्कुल हमको है। हाँ, सो कितना अच्छा लगेगा देखने में हमको। यानी जब भी हम टेबल चार्ट का यूज करते हैं, टेबल ग्राफ का यूज करते हैं, तो हमको आंकड़े को बिल्कुल क्लोज टू क्लोज क्या करना होता है? प्रदर्शित करना होता है। अब जरा बताओ तो कि अगर हम अपने आंसर में जो ही इतना चीज़ों का अगर हम यूज करेंगे तो हमारा आंसर अच्छा होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा? तो कुछ बोलना है बताओ। नहीं सर। ठीक, आया समझ में यहाँ तक? कोई डाउट है तुमको? नीजेश, तुमको रवि? ये सब चीज़ जल्दी समझ नहीं आता है आदमी सबको, है ना। पार्ट पढ़े हैं कि आंसर हमारा कैसा मतलब लिखना चाहिए, यही था ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी पार्ट। कहने का यह मतलब हुआ कि आपके शरीर में क्या क्या अच्छा होना होगा तब जाकर के आपका अच्छा लगे बॉडी, तो इसी को बोलते हैं शरीर का पार्ट, है ना। जैसे किसी के शरीर पर नॉर्मल कमीज होगा, किसी के शरीर पर डेनिम का कमीज होता, अंतर नहीं होता है, पर्सनालिटी अलग खुल जाता है। किसी का लोकल जूता हो, किसी का नाइकी का जूता हो, अलग खुल जाता है। वही चीज़ होता है प्रेजेंटेशन करने में। यानी शरीर को हम जितना सुंदर सजाएंगे उतना ही हमारा आंसर क्या होगा? आकर्षक होगा, प्रभावकारी होगा, हमको उतना ही ज़्यादा नंबर मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताओ तो अब एक लास्ट पार्ट क्या बन सकता है बताओ? लास्ट पार्ट हमारा होता है आंसर का कि लास्ट प्रेजेंटेशन। लास्ट प्रेजेंटेशन यानी क्या होता है? अंतिम प्रस्तुतिकरण।
प्रस्तुति। अब इसको समझाओ हमको कि हमने क्या किया, आंसर को समझा, जाना, अपने अनुसार उसको छांटा कि सिंपल है कि भाई टफ है कि कैसा है, फिर हमने क्या किया उसको प्रेजेंट करने का कोशिश किया जहाँ तक हमको संभव हो पाया है, या जहाँ तक बच्चा समझ पाया, यहाँ तक कि एक बच्चे की भावना से बता रहे हैं वहाँ तक हमने उसको बनाने का प्रयास किया है। यानी हमने भूमिका लिख लिया, शरीर का पार्ट लिख लिया, हमको क्या लिखना है, लास्ट प्रेजेंटेशन, यानी अंतिम में क्या लिखाता है, निष्कर्ष चर्चा को लिखते हैं। उसको कैसे बोलेंगे, है ना, क्या लिखते हैं हम लोग लास्ट में, निष्कर्ष लिखते हैं। अब जरा बताओ तो, यानी कि हमारा अंतिम प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए, नामौजूदा स्थिति के स्तर में बताओ कैसा होना चाहिए, है ना। निष्कर्ष जो होता है बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होना चाहिए। निष्कर्ष जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होना चाहिए। यानी लास्ट नहीं होता है कि एकदम निचोड़, जो अपने भूमिका बॉडी में लिखे हैं ना पहले भी, वो तुम्हारा भूमिका किसमें चला जाए, निष्कर्ष में लगना चाहिए। यानी ये तुम्हारा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये क्या हम लिखेंगे यहाँ पर कि यह मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको हमको मोस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। यह जितना प्रभावकारी होगा उतना ही यह क्या होगा, तुम्हारा आंसर सुंदर होगा, प्रभावकारी। ठीक, अब जरा बताओ निष्कर्ष कितने प्रकार के होते हैं। निष्कर्ष तो सब लोग जानता है, अगर हम पूछेंगे निष्कर्ष का कितने प्रकार होता है तो क्या बताओगे, तुम लोग बताओ तो जी, रेशम, अरुण, पल्लवी और जो बच्चे से बताओ तो निष्कर्ष कैसा हो सकता है। सर निष्कर्ष या तो हम उसको पॉजिटिव दे सकते हैं या फिर नेगेटिव दे सकते हैं। नेगेटिव नहीं दे सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव ही देना होगा, और प्लस मतलब वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से वो सही हो, ऐसा निष्कर्ष होना चाहिए। देखो पहले हम जानते हैं, दिख रहा है ब्लू कलम, सबसे पहले तुमको दिखेगा वहाँ, उनको पता नहीं दिखता है। देखो सबसे पहले आप समझते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ निष्कर्ष, यानी निष्कर्ष कितने प्रकार का होता है और हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष होता है, तब ना हम आंसर को लिखेंगे। समझे भी, क्या पता तो कितने प्रकार निष्कर्ष होता है। देखो निष्कर्ष के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है समराइजिंग कंक्लूजन, इसको बोलते हैं संक्षिप्त निष्कर्ष। ये 6ठा क्लास के हिंदी वाले किताब में लिखा गया हुआ, समझी। बताओ तुम लोग हिंदी का किताब नहीं पढ़े हो, हैं? इंग्लिश मीडियम है तुम लोगों का क्या? पहले जरूरी नहीं लगता था, क्या नहीं पता था, पहले जरूरी नहीं लगता था, अब उसका घाटा पता चल रहा है अच्छा से नहीं पढ़ने का। ऐसे किताब नहीं पढ़ी हो पहले भी, अच्छा से नहीं पढ़े है ना, तभी तो इतना गलती होता है लिखने में। हमारे पिताजी नहीं पढ़ते थे ना पहले भी, तो खाना नहीं देते थे, सोच लो। माताजी इसीलिए झगड़ा करती थी पिताजी से कि भाई खाना वो भी नहीं खाती थी, तो बोलते नहीं पढ़ेगा तो हम नहीं, तो मजबूरी में पढ़ते थे ना, तो मन मसोर के पढ़ाई करना, मजबूरी में पढ़ते थे खाने के लिए कि उसको खाना मिल जाएगा हमको, है ना। हम मास्टर साहब से मारो बहुत खाए हुए हैं, बहुत मारे हुए हैं। छठा क्लास का हिंदी का किताब उठाना सारे बच्चे, उसमें लिखा हुआ है कि निष्कर्ष जो होता है, चाहे किसी भी यूपीएससी का आंसर हो, कोई भी आंसर तुमको लिखना हो, वह 3 प्रकार से उसका निष्कर्ष हम लिख सकते हैं। पहला हमारा होता है समराइजिंग कंक्लूजन, सेकेंड वन क्या हो गया, बाहरी निष्कर्ष हो गया यानी एक्सटर्नलाइजिंग कंक्लूजन हो गया, थर्ड हो गया हमारा एडिटोरियल कंक्लूजन, संपादकीय निष्कर्ष हो गया। अब हम समझते हैं क्या कि इस तीनों प्रकार के निष्कर्ष में अंतर क्या होता है और इस तीनों का हमको यूज कहाँ करना है। देखो समझो ध्यान से, समराइज का मतलब होता है रवि कुमार की संक्षिप्त, एकदम छोटा सा, क्या होता है एकदम छोटा सा निष्कर्ष। अब छोटा सा निष्कर्ष में हम क्या कर सकते हैं कि यदि हमको सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है,
अब देखो निष्कर्ष तो तुम्हारे ऊपर है ना कि निष्कर्ष तुम कैसे लिखते हो, ज़्यादा बड़ा लिखते हो, खूब बना करके लिखते हो या छोटा सा लिखते हो। बहुत लोग बोलता है कि अतः हम देखते हैं कि फला रिजल्ट हो गया निष्कर्ष, वो समराइज हो गया हुआ। अब बहुत लोग बोला कि नहीं सरकार को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, अपना विचार देते हो। बहुत लोग खूब लिखिएगा बढ़ा चढ़ा करके, इसी सब एडिटोरियल होता है पेपर का वैसे, उसको इसमें आ जाते हैं। आगे समझते देखो क्या है। जैसे मान लो संक्षिप्त निष्कर्ष का मतलब होता है क्या कि जो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन हो, सिंपल क्या होता है क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उस सिंपल क्वेश्चन के लिए हम किसका यूज करते हैं, समराइजिंग कंक्लूजन का। सिंपल था, जैसे मान लेते हैं पाल कला की विशेषता का वर्णन कीजिए था, हमने बता दिया पिछली से। अतः हम देखते हैं, अतः उपरोक्त लिखने में हमने देखा कि पाल कला की विशेषताएं निम्नवत हैं, हो गया। ये अगर लिखित थी या जो भी आपको होता है कि पाल कला गौरव का विषय है, मतलब अपना बात बनाना है, उसमें क्या नया लिखिएगा भाई। पाल कला में कुछ नया इन्वेंशन तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ अगर साइंस का होता, साइंस टेक का विषय होता, पॉलिटी का होता, इकोनॉमी का होता, तब आपको थोड़ा सा भेगा लगाना पड़ता। तो बेसिकली जो समराइजिंग कंक्लूजन का हम लोग यूज करते हैं वह क्या करते हैं, सिंपल क्वेश्चन यूज करते हैं। समझ में आ गया। अच्छा देखो, एक्सटर्नलाइजिंग कंक्लूजन का मतलब होता है कि जब हम अपने निष्कर्ष में समझो पल्लवी क्या देते हैं, आइडिया देते हैं। किसको, बीपीएससी को या यूपीएससी को। जब हम अपने निष्कर्ष में क्या देते हैं, कुछ सजेशंस देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन समझते हैं कि बिहार में बाढ़ एवं सूखा की समस्या से निपटने के उपायों को लिखिए। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अब उपाय किससे पूछ रहा है, रवि से पूछ रहा है, तुम्हारा क्या नाम है बाबू, सौरभ से पूछ रहा है, डीजे से पूछ रहा है, पल्लवी से पूछ रहा है। तो हर बच्चा का अपना विचार होगा, क्योंकि हो सकता है पल्लवी होगी बिल्कुल सुखाड़ जहाँ उसका बाहर नहीं आता होगा, हो सकता है कोई बच्चा कोसी का होगा तो बाहर में तहाता रहता होगा, तो वो ज़्यादा समझता होगा कि बाढ़ को कैसे कंट्रोल करेंगे हम। सूखा वाला आदमी क्या कंट्रोल करेगा, क्या जानेगा वो। तो जब हम अपना आइडिया देते हैं, जैसे सूखा और बाढ़ की कंट्रोल करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं, लिख दिया। निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि उपरोक्त उपायों के अलावे भी बिहार सरकार को ये काम करना चाहिए। क्या, जैसे कि बाढ़ के महीना में जो गांव का ग्राम पंचायत उसका गठन करके जो युवक लोग हैं उसको क्या करें, रात में पहरादार देने के लिए बोले बांध पर, ताकि बांध ना टूटे, है ना। क्योंकि पंचायत का तो सदस्य होता है ना फसल के ऊपर के व्यक्ति सब। तो कुछ ऐसे जब आइडिया हमको निकल करके आता है और हम जब सुझाव देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, यानी बाहरी निष्कर्ष। यानी निष्कर्ष बताओ तो तुम्हारा यह निष्कर्ष प्रभावी होगा कि यह निष्कर्ष प्रभावी होगा, ये ज़्यादा प्रभावी होगा। यानी कभी भी कोशिश करना है क्या, सिंपल क्वेश्चन में हमको बाहरी निष्कर्ष का क्या करना है, समावेश करना है बना कर। समझी पल्लवी रानी, क्या समझी। किसी भी क्वेश्चन का आंसर राइटिंग के बाद उसका जो निष्कर्ष होगा उसमें अपना विचार देना है। हाँ, अपना विचार देना है और सुझाव देना है। ठीक। संपादकीय निष्कर्ष क्या होता है, देखो इसका यूज जो है ना बीपीएससी के मेंस में सामान्यतः बहुत रेयर होता है। इसका यूज किया जाता है रिसर्च पेपर में। जैसे कि जो पीएचडी करते हैं ना, जो लोग पीएचडी करते हैं या फिर जो एमफिल करते हैं तो रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उसमें इस प्रकार का रिपोर्ट का यूज किया जाता है। बेसिकली इस संपादकीय निष्कर्ष में क्या किया जाता है, जो भी परीक्षार्थी होते हैं, जो भी स्टूडेंट होते हैं, वह क्या करता है, अपना ओपिनियन देता है। और ओपिनियन कैसा ओपिनियन देता है कि जो आज तक किसी के पास है भी नहीं करे। रिसर्च में नहीं होता कि तो कुछ नया चीज़ बताना होता है। तो एडिटोरियल निष्कर्ष में क्या होता है पल्लवी रानी, कि अगर आपसे कुछ नया चीज़ तुमसे इन्वेंट हो रहा है, जैसे मान लो कि अंतरिक्ष कचरा एक बहुत समस्या का विषय है, स्पेस डेब्रिस का, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं या कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पूरा विज्ञान हाथ खड़ा किया हुआ है, वो मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। भाई इतना तेज गति हो तो फाड़िए देगा उपग्रह को, एक बार बकर पढ़ाए थे ना। तो अब तुम अपना ओपिनियन बताओ कि कुछ तरीका दिमाग में तुमको आ रहा है बच्चे को कि भाई हम क्या इन्वेंशन करें, कैसा चीज़ बनाएं जिससे कि हम क्या करें। अभी तक नासा का पास 1500 नहीं है, वो है 3400 गुना 2400। और नेत्रा जो है ना वो 10 सेंटीमीटर लंबा है, इतना ही स्केल होता है ना। वहाँ बैठा दीजिए, इतना लंबा एरिया, किलोमीटर के एरिया को देखिएगा। 15 नहीं है ना, अच्छे से पढ़िएगा। यही गलती होता है मेंस में, तो ये लिख करके आ जाइएगा, नंबर काट लेगा वो, पूरा पढ़िएगा। ठीक। तो हमको संपादकीय निष्कर्ष में क्या करना पड़ता है रेशम, कि हमको इतना अपना विचार ओपिनियन देना होता है। कैसे, जैसे एक पत्रकार हो, जैसे हम एक ऑथर हो, लेखक हो, जैसे हम एक विद्वान रिसर्चर, वैसे ओपिनियन हम देंगे, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एडिटोरियल निष्कर्ष बोलते हैं। बेसिकली यह वही बता सकता है जिसके पास में बहुत गहरा ज्ञान हो।
बहुत डीप समझता हो टॉपिक, है ना। तो यदि अगर 3 चीज़ें आप इतना कर लेती हैं तो आपका आंसर का मॉडल कैसे बनता है ना, आंसर का मॉडल बनता है। यानी अब आपने आज की मतलब आज का तो डे फर्स्ट का क्लास था, उस डे फर्स्ट वाले क्लास में क्या देखा आपने? देखा केवल आंसर के बारे में कि आंसर कैसा होना चाहिए। जरा बताओ हम लोग कितना सिंपल समझते हैं आंसर को, कुछ ना काम लिख देते, कुछ तो नया चीज़ सीखने को मिला, 2-3 चीज़, है ना। अब इसका यूज़ कहाँ करेंगे? जब मेंस का क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे तब उसमें इसका यूज़ होगा। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें अब राइटिंग वाला सेक्शन पढ़ेंगे कि जो लेखन होता है वह लेखन कैसे हम काम करते हैं, किस प्रकार का होता है। एक